नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है जमानत, यानी कोई व्यक्ति का नाम जब किसी केस में पड़ जाए तो उसे जमानत कराने के लिए क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों, जमानत कराने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 4 सेक्शन दिए गए हैं। दोस्तों, पहला सेक्शन है 436 सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें दोस्तों जमानतीय अपराध में जमानत कराने का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, जमानतीय अपराध वो अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दोस्तों कहते हैं। यह जो जमानतीय अपराध है इसमें आपका अधिकार है, यह आपका मैंडेटरी पावर है कि आप न्यायालय में खड़ा होकर अपने जमानत की मांग कर सकें और न्यायालय भी आपको जमानत देगा ही, इनकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, सिर्फ न्यायालय की प्रक्रिया को पालन करना पड़ता है। दोस्तों, अब आते हैं अजमानतीय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे हम बिल कराते हैं। दोस्तों, अजमानतीय अपराध में जमानत कराने का तरीका है 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन में। दोस्तों, 437 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार होता है या उसे पुलिस पकड़ के लाती है या वह व्यक्ति खुद न्यायालय में सरेंडर करता है या वह पहले से कस्टडी में है, ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का प्रावधान है। दोस्तों, वैसे व्यक्तियों को भी जमानत पर छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर वैसा अपराध जो उसने किया है या जिसका आरोप उस पर है वह अगर मृत्यु दंड के अपराध हो तो ऐसी स्थिति में जमानत नहीं मिलेगा। अगर आजीवन कारावास के सजा का अपराधी हो वैसी परिस्थिति में भी उसे जमानत नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन दोस्तों जमानत उन लोगों को भी मिलता है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के अभियुक्त है। दोस्तों, वैसे मुद्दालय जो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के मुद्दालय हैं उन्हें भी जमानत दी जाती है। दोस्तों, इसका शर्त है वह व्यक्ति, वह मुद्दालय या तो अपंग हो या बीमार हो या महिला हो या 16 साल से कम उम्र का बालक हो। दोस्तों, 16 साल से कम उम्र के अवश्य को भी जमानत दी जाती है। दोस्तों, इन लोगों को साधारणतया न्यायालय के द्वारा जमानत स्वीकृत हो जाती है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, जमानत का एक और प्रावधान है 167 सब क्लॉज 2 में कि अगर आपकी कस्टडी 90 दिन पूरी हो गई है, जो सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें सजा 7 साल से ऊपर और आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक है, और पुलिस वाले 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं किए हैं, वैसी स्थिति में भी उन्हें जमानत दे दी जाएगी। दोस्तों, और दोस्तों जिस अपराध में सजा 7 साल से कम हो और 3 साल से ऊपर हो वैसी परिस्थिति में भी न्यायालय जमानत दे देती है अगर 60 दिन तक पुलिस वाले उस केस में चार्जशीट दाखिल न करें। दोस्तों, अब आते हैं हम नॉन बेलेबल अपराध में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम किस तरह से जमानत करा सकते हैं और दोस्तों उस जमानत का आधार क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, अपराध की स्वभाव और उसकी गंभीरता। अगर काफ़ी गंभीर प्रकृति का अपराध है दोस्तों, वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जमानत पर तत्काल नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें फिर डिटेंशन ग्राउंड पर साल भर 6 महीना 2 साल रखने के बाद ही जमानत दी जा सकती है। दोस्तों, इसलिए अपराध की गंभीरता, उसका पहला अपराध का स्वभाव, उसका पहला इंग्रेडिएंट है कि जमानत दी जाएगी या नहीं। अगर अपराध गंभीर है तो जमानत तुरंत नहीं मिलेगी। दोस्तों, दूसरा इसका ग्राउंड है अभियोजन का चरित्र कैसा है, व्हाट्स आर द कैरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। मीन्स अभियोजन जो आप पर केस किया है उसके गवाह का, उसके प्रमाण का जो साक्ष्य उन्होंने दिया है पुलिस वालों को, उसका चरित्र क्या है। अगर वह गवाह उनके रिलेटिव्स है, बाहरी लोग नहीं है, स्वतंत्र गवाह नहीं है, या कोई ऐसा एविडेंस दिया है जो भेग हो, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय आपको जमानत दे देगी। दोस्तों, तीसरा आधार है अभियुक्त के न्यायालय के दौरान उपस्थित रहने की संभावना, यानी द एक्यूज मस्ट नॉट बी एब्सकाउंटर आफ्टर सिक्योरिंग बेल फ्रॉम द कोर्ट। मीन्स न्यायालय में जब आप जमानत करा लेते हैं तो न्यायालय आपसे अपेक्षा रखती है कि आप हर तिथि पर या जब न्यायालय को जरूरत पड़े वैसी परिस्थिति में आप न्यायालय में उपस्थित रहें। दोस्तों, यानी आप फरार न हो। अगर ये आप अंडर टुक लिख के देते हैं न्यायालय को अपने बेल पिटीशन में अपने वकील के माध्यम से, तो आपकी जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला है
अगर मुद्दालय जिसे जमानत दी जाती है नॉन बेलेबल अपराध में, अजमानतीय अपराध में, क्या वह जमानत प्राप्त करने के बाद जब अपने घर वापस लौटेगा तो क्या वह केस करने वाले को, गवाह को धमकाएगा तो नहीं? क्या उसके गवाह के या क्या उसके साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करेगा? अगर ऐसी तनिक भी संभावना है तो जमानत न्यायालय आपको नहीं देगी दोस्तों। इसीलिए यह भी एक क्लिक करके देना पड़ता है आपके बेल पिटीशन में कि अगर मुझे जमानत दी गई या मेरे प्रार्थी को जमानत दी गई तो कभी किसी अभियुक्त के गवाह को या उसके साक्ष्य को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और न ही गवाह को धमकाएगा दोस्तों। अब आगे का ग्राउंड है, 5वां ग्राउंड है, समाज के विस्तृत हित को देखते हुए भी जमानत दी जा सकती है दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कोई पॉलिटिकल लीडर्स हों या बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हों, बड़े लोग हों, उनकी समाज में एक विस्तृत प्रतिष्ठा है। अगर वो लोग किसी अपराध में इस तरह का फंस जाते हैं, इसके पहले का अपराध नहीं, उनका हिस्ट्री नहीं है क्रिमिनल क्राइम का, सिर्फ ये पहले अपराध में फंस जाते हों, ऐसी परिस्थिति में समाज में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर भी उन्हें जमानत दी जाती है दोस्तों। आप अपने अनुसार जो आपका स्टेटस है समाज में, उसके अनुसार आप अपने बेल पिटीशन में इस बात को मेंशन करें कि हम भी समाज के रेस्पेक्टेबल पर्सन हैं। आपके वकील कोशिश करेंगे तो जमानत आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसका अगला ग्राउंड है, यानी छठा आपका आधार है बेल कराने का, अजमानतीय अपराध में, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें दोस्तों, अगर मुद्दालय को छोड़ा गया तो क्या वह दूसरा इसी तरह का अपराध कर सकता है या नहीं दोस्तों। यानी मुद्दालय जो जमानत का मांग न्यायालय में कर रहा है किसी अजमानतीय अपराध में, अगर उसे न्यायालय से जमानत पर छोड़ दिया जाए तो ठीक इसी तरह का कोई दूसरा अपराध तो नहीं करेगा। इस बात की भी अंडरटेकिंग लिख करके आपको बेल पिटीशन में देनी होगी दोस्तों। ये सब आधार है दोस्तों, जिस आधार पर आप अजमानतीय दफा में भी, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आप जमानत करा सकते हैं दोस्तों। इसका अगला पॉइंट है, यानी 7वां ग्राउंड है कि आपका इतिहास क्या है दोस्तों। अगर आपका इतिहास क्रिमिनल हिस्ट्री का है, यानी पहले से आप पर और कितना केस चल रहे हो या किसी अन्य नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको सजा दी गई हो, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में भी आपको जमानत नहीं दी जाएगी दोस्तों। अपराधी लोगों को जनरली कस्टडी ग्राउंड पर ही जमानत मिलता है, जो मेरिट का ग्राउंड नहीं होता है। उसके लिए उन्हें लंबे अवधि तक जेल में काटना पड़ता है और सिर्फ कस्टडी के आधार पर ही जमानत दी जाती है इन लोगों को दोस्तों। इसीलिए हिस्ट्री सीटर होने से बचें, यानी अपराध का रिपीटेशन करने से बचें। अगर आपका चरित्र आपराधिक है तब आपको भी जमानत तत्काल नहीं मिल पाएगा दोस्तों। आपका स्वास्थ्य, यानी अभियुक्त का स्वास्थ्य, वह मुद्दालय जो जमानत न्यायालय से मांग कर रहा है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, उसका स्वास्थ्य कैसा है, यानी वो बीमार तो नहीं है, उसका सेक्स क्या है, यानी वो महिला तो नहीं है, वो अपंग तो नहीं है, या दोस्तों वह नाबालिग तो नहीं है, यानी 16 साल से कम उम्र का नहीं है। अगर इन चारों कैटेगरी में कोई भी मुद्दालय आता है तो बड़े से बड़े अपराध में भी इन लोगों को जमानत दे दी जाती है दोस्तों। शर्त यहाँ भी यही है कि आपका प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, यानी पहले का आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक 9वां ग्राउंड है कि क्या अभियुक्त को, मुद्दालय को जमानत पर छोड़ दिया जाए तो न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। यानी दोस्तों जो अपराधी है, जो रिप्यूटेड अपराधी है, या जिसको फ्रैक्शनल कास्टिज्म का फ्रैक्शन है या पॉलिटिकल राइवलरीटीज है, समाज में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ऐसी परिस्थिति में अगर तत्काल उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए तो वह न्याय के साथ खिलवाड़ माना जाता है दोस्तों। इन लोगों को लंबे दिन तक कस्टडी में रखने के बाद ही जमानत देने का प्रावधान है दोस्तों। इसके बाद जो जमानत देने का प्रावधान है एंटीसिपेटरी बेल, यानी पूर्व आयासी जमानत, यानी सरेंडर करने के पहले बाहर से बाहर जमानत। इसके ऊपर में 439 सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में व्याख्या की गई है दोस्तों। उसे मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को जमानत कराना हो वो लोग इस ग्राउंड को देखकर अपने जमानत को न्यायालय से करा सकते हैं दोस्तों।